बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहरेदार ने मुझ पर शुबा नहीं किया क्योंकि इन्हें मंत्री जी की आवाज में हुक्म मिल चुका था कि मुझे किसी रुकावट के बगैर जाने दिया जाए। इस कार्रवाई में 1.5 घंटा लगा था। 4:30 हो चुके थे। मैंने जरूरी शॉपिंग की, अपने लिए 2 जोड़े और परफ्यूम की कई बड़ी शीशियां खरीदी। फिर ठीक 6 बजे गांधी पार्क में पहुंच गया। वहां रचना मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इसके ख्वाब में डॉक्टर साबर की झलक पेश की थी। वो मुझे देखते ही तेजी से चलती हुई मेरे पास आ गई। क्योंकि मैं साबर का हमशक्ल था, वो मेरी गर्दन में प्यार से बाहें डालकर बोली, तुमने 6 बजे मिलने को कहा था, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं बेचैन होकर 5 बजे ही चली आई। फोटोग्राफर हमसे दूर था और मेरे मामूल और ताबेदार की हैसियत से खास रोमानवी अंदाज की तस्वीरें उतारता जा रहा था। हम पार्क में टहलते रहे। घनी झाड़ियों के पीछे जाकर वो कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई। वो चंद जज्बाती मनाजर कैमरे की आंख के जरिए महफूज कर लिए गए। हम वहां से फोटोग्राफर के घर में आए। वहां बेडरूम के मनाजर की भी मुख्तलिफ तस्वीरें उतारी गई। मैंने 10 बजे रात को गुसल करके नया खरीदा हुआ लिबास पहना और जो पहना हुआ लिबास उतारा, इसे एक प्लास्टिक की थैली में लपेट कर रचना के बैग में रख दिया। वो अपनी कार में नहीं आई थी। मैंने इसे एक टैक्सी में बिठाकर रुखसत कर दिया। मैं अपनी मौजूदा रिहायशगाह में पहुंचा तो शहनाज और पारो खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खाने के दौरान पारो की रिपोर्ट सुनी। इसने बताया वो डॉक्टर साबर को गिरफ्तार करने के लिए 4 बजे तक कोशिशें कर रहा था। चूंकि पिछली रात नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो सोने जा रहा था कि इसी वक्त इतला मिली कि मंत्री दीनदयाल का कत्ल हो गया है और इसकी लाश के पास शहर के 2 गुंडों की भी लाशें पड़ी हुई हैं। इस इतला के बाद डायरेक्टर रा की नींद फिर उड़ गई है। मैंने कहा अभी इसकी और नींदें उड़ेंगी। मैं अब मशवरा दूंगा कि वो ब्लड हाउंड कुत्तों के जरिए डॉक्टर साबर तक पहुंचना चाहता है। शहनाज ने कहा पापा फिर तो आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। फिर वो कुत्ते असली डॉक्टर साबर के पास अस्पताल में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। अपने बेडरूम में एयर कंडीशन ऑन रखूंगा, खिड़कियां और दरवाजे बंद रहेंगे। फिर मैं परफ्यूम स्प्रे करूंगा तो बंद कमरे में 3 घंटे तक खुशबू महकती रहेगी। कुत्तों को मेरी बू नहीं मिलेगी। और पारो सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत दोगी, तुम दोनों बारी बारी हर 2 घंटे के बाद बेदार होगी, मेरे कमरे में आओगी और सिरे से खुशबूदार स्प्रे करके मेरा कमरा बंद करके चली जाओगी। इस तरह सुबह तक कुत्तों को मेरी बू नहीं मिलेगी। मगर पापा डॉक्टर साबर के लिए खतरा पैदा होगा। नहीं बेटे, मैंने इसके तमाम मैले कपड़े जला दिए हैं, इसकी फिक्र न करो। मैं खाने के बाद अपने बेडरूम में आया, फिर डायरेक्टर रा के अंदर पहुंच गया। नींद पूरी न होने और हर बार नाकामियों का सामना करने के बायस वो चिड़चिड़ा हो गया था। अपने मातहत अफसरान पर गुस्सा उतार रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक निहायत शरीफ डॉक्टर दहशतनाक वारदात कैसे कर रहा है। पहले इसने निहत्ता होकर भी मुसल्ला अफसरान और सिपाहियों को हलाक किया। अब मंत्री दीनदयाल और 2 गुंडे भी मुसल्ला मुहाफिजों के दरमियान रहने के बावजूद मौत के घाट उतार दिए गए। चूंकि वो डॉक्टर की बीवी के कातिल थे, इसलिए यकीन था कि मंत्री वगैरह को हलाक करने वाले डॉक्टर साबर ही है। मैंने इसकी सोच की लहरों में कहा, गुस्से और झटपटाने से बात नहीं बनेगी। मुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि शहर छोड़कर जाने से पहले किस तरह इसे गिरफ्तार करूं। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगा। मैंने फिर सोच में कहा, ओह गॉड, इतनी सी बात दिमाग में नहीं आई कि कुत्ते हमें इसकी बू सूंघते हुए वहां पहुंचा देंगे। ये आइडिया दिमाग में आते ही वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। इसी वक्त अपने मातहतों के साथ साबर की इस रिहायशगाह में गया जहां सामा का कत्ल हुआ था। एक बाथरूम में इन्हें मेरे उतारे हुए कपड़े मिल गए। ऐसे ही वक्त मैंने परफ्यूम की एक शीशी निकाली। पहले अपने लिबास में स्प्रे किया, फिर एयर कंडीशन के सामने आकर बहुत सारी खुशबू स्प्रे कर दी। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। मेरा पूरा बेडरूम खुशबू से भर गया था। इधर कुत्तों ने मेरे उतारे हुए लिबास को सूंघा, फिर फिजा में सर उठाकर एक सिमत भौंकने लगे। वो 2 कुत्ते थे। डायरेक्टर ने कहा इन कुत्तों को
खुली जीप में ले चलो। मुसल्लह अफराद कम अज कम 50 हों ताकि वो जिस मकान या कोठी में हो इसका चारों तरफ से मुहासरा किया जा सके। अहकामात की तामील की गई। कई गाड़ियों में 50 से ज्यादा मुसल्लह अफराद वहां से रवाना हुए। इस काफिले में सबसे आगे जीप थी जिसमें एक अफसर और 2 सिपाही 2 कुत्तों और कुत्तों के ट्रेनर के साथ थे। जीप के पीछे वाली गाड़ी में राह का डायरेक्टर अपने खास मातहतों के साथ बैठा हुआ था। जब वो काफिला डॉक्टर साबर की रिहायशगाह से चला गया और वहां पहरा देने के लिए सिर्फ एक सिपाही रह गया तो मैं इसके दिमाग पर मुसल्लत हो गया। वो बाथरूम में गया, फिर जिन कपड़ों को कुत्तों ने सूंघा था इन पर इसने लाइटर का थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वो कपड़े जलने लगे, फिर जलकर राख हो गए। इसने वो तमाम राख उठाकर कमोड में डाली, फिर फ्लैश करके सारी राख गटर में बहा दी। इसके बाद वापस बंगले के बाहर आकर अपनी ड्यूटी की जगह खड़ा हो गया। राह का काफिला बाल ठाकरे की बड़ी सी कोठी के पास पहुंचकर रुक गया था। दोनों कुत्ते इसी कोठी की तरफ मुंह उठाए भौंकते जा रहे थे। डायरेक्टर ने ट्रेनर से पूछा, तुम्हारे कुत्ते हमें गलत गाइड तो नहीं कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि ये बाल ठाकरे की कोठी है? ट्रेनर ने कहा, मैं तो ठाकरे साहब का सेवक हूँ लेकिन पहली बार इनकी कोठी देख रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि कुत्ते यहाँ क्यों आए हैं। हमारे ठाकरे साहब को मुसलमान एक आंख नहीं बाते, फिर वो मुसलमान डॉक्टर यहाँ आकर कैसे छुप सकता है? एक अफसर ने कहा, हो सकता है ठाकरे साहब को खबर ना हो और इस कोठी के किसी मुलाजिम वगैरह ने इसे छुपा रखा हो। बाल ठाकरे की कोठी के बाहर खड़े हुए मुसल्ला गार्ड्स ने अंदर इतला दी कि राह वाले एक छोटी फौज के साथ आए हैं और इन्होंने कोठी को चारों तरफ से घेर लिया है। बाल ठाकरे ने बाहर लान में आकर राह के डायरेक्टर और चंद अहम अफसरान से मुलाकात की। डायरेक्टर ने कहा, डॉक्टर साबर हमारी कैद से फरार हो गया है। हमारे कई अहम अफराद के अलावा वो मंत्री दीन दयाल को भी कत्ल कर चुका है। हमने इन कुत्तों को इसकी उतरन सुंगाई है। ये ब्लड हाउंड हैं, कभी गलती नहीं कर सकते, हमेशा अपने शिकार पर लपकते हैं। ये डॉक्टर साबर की बू सूंघते हुए आपकी कोठी के लान में आए हैं। ये देखें, अब भी आपकी कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ मुंह करके भौंक रहे हैं। ठाकरे ने कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने एक मफरूर मुसलमान कैदी को पनाह दी है, जबकि मैं मुसलमानों के साए पर थूकना भी पसंद नहीं करता। मुझे इसकी यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने एक अफसर के जरिए बम्बई के चंद मशहूर अखबारात के दफातर में फोन कराया कि राह वाले बाल ठाकरे की कोठी पर छापा मार रहे हैं। कल सुबह की ताज़ा खबर के लिए अपने रिपोर्टर और फोटोग्राफर्स को भेज दें। इधर डायरेक्टर कह रहा था, ठाकरे साहब हम खुद नहीं आए हैं, ये कुत्ते हमें लाए हैं। हो सकता है आपको खबर ना हो और यहाँ किसी ने आपकी बेखबरी में इसे छुपा रखा हो। आप एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार लीडर हैं, आपको कानून से तावन करना चाहिए। दूसरे अफसर ने कहा, हम भी आपकी तरह मुसलमानों को देश का दुश्मन समझते हैं। अगर वो यहाँ से पकड़ा जाएगा तो आपको भी मालूम हो सकेगा कि आपके साये में वो कौन दुश्मन हिंदू है जिसने इस मुसलमान को पनाह दी है। बाल ठाकरे ने कायल होकर अपने मुलाजिम से कहा, तमाम औरतों से कहो कि वो कोठी के पीछे वाले कमरे में चली जाएं, यहाँ कानूनी कार्रवाई होने वाली है। मुलाजिम कोठी के अंदर गया। इधर प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर्स एक एक करके पहुंचने लगे। मुलाजिम ने अंदर जाकर औरतों को बाल ठाकरे का हुक्म सुनाया। मैं रचना के दिमाग पर मुसल्लत हो गया। वो घर की औरतों के साथ कोठी के पिछले हिस्से में गई, फिर चुपके से पिछले गेट की तरफ आई। वहां भी राह के मुसल्ला अफराद गाड़ियों में मौजूद थे। इन्होंने कोठी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। रचना ने राह के एक अफसर से कहा, मैं ठाकरे साहब की बेटी हूँ, तुम्हारे डायरेक्टर से जरूरी बात करना चाहती हूँ। अफसर ने मोबाइल फोन के जरिए राब्ता कराया। रचना ने कहा, मैं ठाकरे साहब की बेटी आपसे राजदारी चाहती हूँ। अगर ठाकरे साहब को मालूम होगा तो वो मुझे गोली मार देंगे। डायरेक्टर ने कहा, इन्हें मालूम नहीं होगा, तुम क्या चाहती हो? अपने अफसर को हुक्म दें कि मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ से चुपचाप आपके दफ्तर पहुँचा दे। मैं वहाँ आपसे डॉक्टर साबर के बारे में बात करूंगी। डायरेक्टर ने अपने मातहत से कहा, ठाकरे साहब की बेटी को बड़ी राजदारी से मेरे दफ्तर पहुँचा दो, मैं अभी वहाँ आऊंगा। मुलाजिम ने कोठी से बाहर आकर कहा, मालक कोठी खाली कर दी है। बाल ठाकरे ने कहा, आप लोग कुत्तों को ले आए, मैं देखना चाहता हूँ ये क्या तमाशा है। ट्रेनर इन कुत्तों की जंजीरें पकड़े हुए थे। कुत्ते भौंकते हुए कोठी के अंदर आए और वहां मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते
करते हुए एक कमरे में दाखिल होने लगे। बाल ठाकरे ने कहा, ये मेरी बेटी का कमरा है, कुत्ते यहाँ क्यों आए हैं? वो कुत्ते बिस्तर के पास आए और उछलकर पलंग पर चढ़ गए। एक ने लपक कर तकिए को मुंह से दबाकर हटाया, दूसरे कुत्ते ने तकिए के नीचे पड़े हुए मर्दाना पतलून और शर्ट को देखा, फिर इन पर पंजे मारने लगा। ट्रेनर ने कहा, ये डॉक्टर साबर का लिबास है, कुत्ते इसकी बू पहचान रहे हैं। बाल ठाकरे ने गर्ज कर कहा, ये क्या बकवास है, एक मुसलमान का लिबास मेरी बेटी के बिस्तर पर नहीं आ सकता। कई फ्लैश लाइटें यके बाद दीगरे जल बुझ रही थीं। इस लिबास को कुत्तों के साथ कैमरों की आंखों में महफूज किया जा रहा था। कई रिपोर्टर इराक के आला अफसरान और कुत्तों के ट्रेनर से तरह तरह के सवालात कर रहे थे और जवाब मिनी कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहे थे। बाल ठाकरे ने गर्ज कर कहा, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, आप लोग मुझे बदनाम करने के लिए प्रेस वालों को साथ लाए हैं। अगर मेरी बेटी या किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में तौहीन अमेज खबर शाया होगी या तस्वीर छापी जाएगी तो मैं पूरे बम्बई शहर में आग लगा दूंगा। डायरेक्टर ने कहा, ठाकरे साहब, दुनिया के तमाम ब्लड हाउंड सही मुजरम तक पहुंचाते हैं, आपके गर्जने बरसने से दुनिया वाले दोष में नहीं आएंगे। जो सच है इसे तस्लीम किया जाएगा, अगर झूठ है तो अपनी बेटी को यहाँ बुलाएं, इससे पूछें कि एक मुसलमान का लिबास एक हिंदू कुंवारी लड़की के बिस्तर पर कैसे आया है। ठाकरे ने हुक्म दिया कि रचना को बुलाया जाए। रचना होती तो आती, पता चला वो थोड़ी देर पहले कोठी में थी, फिर न जाने कहाँ चली गई है। ठाकरे ने गर्ज कर पूछा, कहाँ चली गई? मेरी बेटी मुसलमानों पर थूकना भी पसंद नहीं करती है, ये कोई बड़ी साजिश है, मेरी बेटी को यहाँ से कहीं ले जाया गया है। मैं राहत तंजीम के डायरेक्टर से कहता हूँ, मेरी बेटी की बदनामी तमाम हिंदू जाति की बदनामी होगी, इसलिए राह के मुअज़्ज़ज़ अफसरान मुझसे तावन करें। जब तक साजिश की नौयत मालूम न हो, इस साजिश करने वाले गिरफ्तार न हो, तब तक मेरी बेटी के बारे में कोई खबर शाया न की जाए। फिर ठाकरे ने फोन के जरिए महाराष्ट्र के सदर और मुख्यमंत्री से राब्ते किए। इन्हें बताया कि इसकी बेटी को एक मुसलमान के साथ बदनाम करने की साजिश की जा रही है और इसकी बेटी रचना को अगवा कर लिया गया है, लिहाजा राह वालों से तावन की अपील की जाए। मुख्यमंत्री ने डायरेक्टर राह से फोन पर कहा, यह बहुत नाजुक मामला है, हम और आप मिलकर एक शरीफ हिंदू लड़की को बदनामी से बचा सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा, अभी आप तावन की अपील कर रहे हैं, वहां से हमारे प्रधानमंत्री ने आप लोगों को समझाया कि बम्बई में मुसलमानों को निकालने की मुहिम बंद की जाए। हम पहले ही कश्मीर के मामले में उलझे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने इख्तिदार के नशे में हमारे नेक मशवरों को नजरअंदाज कर दिया। हमने अपने देश को बदनामी से बचाने के लिए आप लोगों की इस्लाम दुश्मनी को अपने देश के अखबारात में नहीं आने दिया, लेकिन दुनिया के तमाम अखबारात के रिपोर्टर अंधे तो नहीं है। मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम यहाँ छींकते हैं तो आवाज अमेरिका सुनाई देती है। ठीक है, लगाओ बम्बई में आग, लगाओ तमाम महाराष्ट्र से मुसलमानों को निकाल दो, लेकिन एक मुसलमान डॉक्टर ने जो खेल शुरू कर दिया है, इस खेल को किसी भी मरहले पर रोक सकते हो तो रोक कर बता दो। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से चैलेंज के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने चैलेंज करना आप लोगों से सीखा है। पहले इन शर पसंदों को भड़काकर बाबरी मस्जिद को खत्म कराया और मुसलमानों की नजरों का कांग्रेस हुकूमत की पोजीशन कमजोर की। वो राम मंदिर बनाने वाला मजहबी जज्बाती मसला था कि कांग्रेस हुकूमत कश्मकश में रह गई। मुसलमानों के वोट से अपना पलड़ा भारी होता था, इनके सामने बेबस हो गई। अब भारत के तमाम मुसलमान हुकूमत को इल्जाम दे रहे हैं कि बम्बई में मुसलमानों पर क्यों मजालम ढाए जा रहे हैं। अब तक हुकूमत दिलासे दे रही थी, अब आप लोगों की वजह से राग हमारे हाथों में आई है। ठाकरे साहब की बेटी एक मुसलमान की शर्मनाक दास्तान को सिर्फ कल के अखबारात में आने से रोका जाएगा। कल तक फैसला करोगे दिल्ली राजधानी के असर में रहोगे या अपनी मनमानी करोगे। मेरा ख्याल है मैंने बहुत कह दिया है, बाकी बातें कल ठाकरे साहब को अकल आने के बाद होंगी। इनकी बातों के दौरान मैंने राग एक मातहत अफसर को अपना आलाकार बनाया। वो मेरा लिबास वहां से उठाकर ले गया। वहां सब बहस में उलझे हुए थे। वो अफसर वहां से निकलकर किचन में आया, फिर इसने गैस का चूल्हा जलाकर इसके भड़कते हुए शोलों में मेरे लिबास को रख दिया। इस कोठी की औरतें और नौकरानियां वहां नहीं थीं, इसलिए किचन की तरफ कोई नहीं आया। लिबास जलकर राख हो गया। इस अफसर ने चूल्हे को बुझाया, फिर वहां से चलता हुआ वहीं रचना के बेडरूम में तमाम लोगों के दरमियान आ गया। मैं इसे छोड़
छोड़कर बाल ठाकरे के अंदर आया। इसने अपने बॉडीगार्ड से रिवॉल्वर लिया। डायरेक्टर ने पूछा, क्या आप कानून को हाथ में लेंगे? हम में से कितनों की जुबानें बंद करेंगे? आपकी पूरी कोठी का मुहासरा किया गया है। ठाकरे ने कहा, मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर जो दुश्मन आप लोगों को यहाँ लेकर आए हैं मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि इसकी बात समझ में आती और इसके हाथ से रिवॉल्वर लिया जाता, इसने ठाएं ठाएं की जोरदार आवाजों से गोलियां चलाई। वो दोनों ब्लड हाउंड कुत्ते आखिर कुत्ते ही थे, इसलिए कुत्तों की मौत मर गए। डायरेक्टर ने नागवारी से कहा, बेटी और खानदान की इज्जत के मसले ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। आखिर इन कुत्तों को मारकर आपने क्या हासिल किया है? वो रिवॉल्वर को एक तरफ फेंक कर बोला, मेरे घर में कभी कुत्ते नहीं आते, ये मेरी बदनामी लेकर आए थे। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कुत्तों को मारना कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि आप बाल ठाकरे जैसी शख्सियत को गिरफ्तार कर सकेंगे। कोई कानूनी कार्रवाई करना हो तो जाएं, करते रहें। वो सब वहां से जाने लगे। मैंने अपना दूसरा लिबास इस लिए राख करवाया और कुत्तों को इसलिए खत्म करा दिया कि अब राह वालों के पास मुझ तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं रह गया था। इन्होंने वहां से जाते वक्त मेरे इस लिबास को भी तलाश किया था, लेकिन इन्हें सिर्फ राख मिली थी। डायरेक्टर ने वापसी पर गाड़ी में बैठते हुए कहा, इस खर दिमाग ने कुत्तों को मार डाला है। हमारी गुफ्तगू के दौरान शायद इसी के किसी मुलाजिम ने इस लिबास को जला दिया है। अब हमारे पास डॉक्टर साबर तक पहुंचने का एक ही जरिया है और वो है ठाकरे की बेटी रचना। इसके हुक्म के मुताबिक इसका एक मतहत अफसर रचना को राह के दफ्तर की तरफ ले गया था। दफ्तर बहुत दूर था, लेकिन अब वो करीब पहुंच रहे थे। इनसे पहले मैं रचना के पास पहुंच गया। अगली सीट पर दो मुसल्लह मतहत थे। इनमें से एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मतहत अफसर पिछली सीट पर रचना के साथ बैठा हुआ था। इसने रिवॉल्वर निकालकर हुक्म दिया, गाड़ी रोको। हुक्म के मुताबिक गाड़ी रुक गई। फिर अफसर ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए हुक्म दिया, बाहर आओ। वो दोनों बाहर आए। अफसर ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर दोनों पर फायरिंग की। इन्हें कुछ समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। इन्हें खत्म करने के बाद इसने रचना को रिवॉल्वर देकर कहा, फौरन मुझे गोली मारो और यहाँ से भागो, वरना राह के शिकंजे में रहोगी तो कभी खुला आसमान नहीं देख सकोगी। रचना ने रिवॉल्वर लिया और इस अफसर को ठिकाने लगा दिया। फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर गाड़ी ड्राइव करते हुए जाने लगी। थोड़ी देर बाद इसने गाड़ी रोकी, रिवॉल्वर को वहीं सीट पर फेंका, फिर गाड़ी से उतरकर एक फुटपाथ पर पैदल चलने लगी। इसे ज्यादा दूर तक चलना नहीं पड़ा। वो नौजवान थी, हसीन थी, इसलिए एक कार इसके करीब आकर रुक गई। एक उधेड़ उम्र के शख्स ने खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या हमारी मंजिल एक हो सकती है? रचना ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर कार के दूसरी तरफ से घूमकर अगली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने लिफ्ट देने वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया। इसने रचना को हमारी मौजूदा रिहायशगाह के सामने पहुंचा दिया। वो कार से उतर गई और मेरे अगले अमल तक वहां खड़ी रही। मैं कार वाले को वहां से दूर ले गया। ऐसे वक्त पारो मेरे कमरे में परफ्यूम स्प्रे करने आई तो मैंने कहा, पहले बाहर जाओ, एक नौजवान लड़की खड़ी हुई है, इसे अंदर ले आओ। वो चली गई। मैं फिर कार वाले के दिमाग में आया, इसने कार रोक दी थी और हैरानी से सोच रहा था, ये मैं किस इलाके में आ गया हूँ और वो हसीना कहाँ चली गई है। मैंने फिर इसे गायब दिमाग बनाया। वो कार ड्राइव करता हुआ इसकी रफ्तार बढ़ाता हुआ एक इलाके से दूसरे इलाके, फिर तीसरे इलाके तक जाता रहा। फिर इसने पूरी तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए एक पेट्रोल पंप से गाड़ी टकरा दी। ये देखने की जरूरत नहीं थी कि इसका अंजाम क्या हुआ। मैं अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया तो रचना मुझे देखते ही दौड़ कर आई। वो मुझसे लिपट जाना चाहती थी, मगर मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए इसे रोक दिया, क्योंकि वहाँ शहनाज और पारो बैठी हुई थी। मैंने इसका हाथ थाम कर कहा, तुम अब बिल्कुल महफूज हो, इनसे मिलो। ये मेरी बहू शहनाज है और ये मेरी बेटी पारो। ये दोनों पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करेंगी। शहनाज, तुम इसका मेकअप करो और चेहरा तब्दील करो ताकि इसे बाल ठाकरे की बेटी रचना की हैसियत से कोई पहचान ना सके। मैंने शहनाज और पारो को रचना के मुख्तसर हालात बताए, फिर कहा, मुसलमान औरतों की इज्जत और आबरू की धज्जियां उड़ाने वाले तमाम इंतहा पसंद हिंदू कल सुबह से इस हिंदू लड़की को तलाश करेंगे। ये ठाकर खानदान की इज्जत है। ये इन्हें ना मिली तो बाल ठाकरे की नाक कट जाएगी। शिवसेना और बीजेपी
इंतहा पसंद हिंदुओं की जमातें हैं, मैं इन्हें बताऊंगा कि मुसलमान औरतों की आबरू भी ऐसी ही सलामती चाहती है जैसी रचना की आबरू बरकरार रखने के लिए वो इसे ढूंढते और ठोकरें खाते फिरेंगे। फिर ये कि शिवसेना और कांग्रेस आई के दरमियान रचना एक सियासी मसला बन गई थी। रचना राह वालों की कस्टडी में रहती तो कांग्रेसी हुकाम महाराष्ट्र की सूबाई हुकूमत को अपने जेरे असर रख सकते थे। रचना मेरी बहू और बेटी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। मैं नहीं चाहता था कि रचना को जिस तरह मैंने मोहरा बनाया है इसका इल्म शहनाज और पारो को हो, लिहाजा मैंने सोचा जब रचना मेकअप के बाद सो जाएगी तो मैं फिर इस पर तनवीमी अमल करूंगा और इसके जहन में ये बात नक्श कर दूंगा कि वो कभी किसी तीसरी हस्ती के सामने मेरे करीब तर न हुआ करे।